हेलो स्टूडेंट्स, हमने मोल कंसेप्ट के प्रीवियस वीडियोस में कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी किया, जो सॉल्यूशंस के अमाउंट को सॉल्यूट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स के तौर पे स्टडी किए गए थे। कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स के कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स भी यूज करते हैं। उन्हीं कंपाउंड्स में, उन्हीं यूनिट्स में पहली यूनिट है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्मेलिटी, मोलरिटी इन टर्म्स का यूज भी करते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा यूनिट और है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है और उसका नॉर्मेलिटी और मोलरिटी से क्या रिलेशन है, इस टॉपिक को हम आज यहां स्टडी करने जा रहे हैं। So now guys, volume strength of H2O2 solution may be defined as the volume of oxygen at STP obtained from 1 unit volume of H2O2 solution by its decomposition. That is unit volume that हम यहाँ पे अपना सपोज करें 1 लीटर से 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से H2O2 के डिकम्पोजिशन द्वारा जितनी भी ऑक्सीजन गैस बनती है एसटीपी पर, उसके वॉल्यूम को हम उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर हम यहाँ पे ये सपोज करें कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसी भी सॉल्यूशन की, H2O2 सॉल्यूशन की एक्स वॉल्यूम है, इट इज द मैनर टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक्स वॉल्यूम, हियर वॉल्यूम इज यूनिट। सो गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि H2O2 सॉल्यूशन जिस पर X वॉल्यूम लेवल लगा हुआ है, उस सॉल्यूशन के 1 लीटर से हमें एसटीपी पर X लीटर ऑक्सीजन गैस मिलती है। अगर मैं यहां पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब भी समझ लें, अगर मैं यहां पर लेता हूं 1 मिलीलीटर, तो इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन के 1 मिलीलीटर के डिकम्पोजिशन से हमें एसटीपी पर X मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो अगर हम H2O2 के डिकम्पोजिशन को स्टडी करें तो H2O2 के 1 मोल के डिकम्पोजिशन से हमें आधा मोल ऑक्सीजन गैस मिलती है, जिसका एसटीपी पर वॉल्यूम होगा 11.2 लीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, दैट इज मोलर वॉल्यूम जो होता है एसटीपी पर, वो 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी। तो अगर हम इसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग सोचें तो हमें मालूम है कि 11.2 लीटर हमें ऑक्सीजन मिलेगा 1 मोल H2O2 से। तो X लीटर में कितने से मिलेगा? यूनिटरी मेथड से हम ये बोल सकते हैं कि हमें X लीटर ऑक्सीजन जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा X अपॉन 11.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। आप इस यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि हमें 11.2 लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है 1 मोल से, तो 1 लीटर ऑक्सीजन कितने से मिलेगा? 1/11.2 मोल से। तो X लीटर हमें कितने से मिलेगा? X/11.2 मोल ऑफ H2O2 से। लेकिन डेफिनेशन ये कहती है कि X लीटर हमें O2 मिलता है 1 लीटर सॉल्यूशन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन में X/11.2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट है। दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, जिसको मोलरिटी कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, वो कितनी हुई? X/11.2। इट इज द मोलरिटी, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें जो वॉल्यूम मिल रहा है ऑक्सीजन का वो X/11.2 मोल से मिल रहा है, एक तरफ हम कह रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन से मिल रहा है। इट मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में X/11.2 मोल है और नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर को हम मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इस तरह से हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ को X से जो यहाँ पे है वो यूनिट है कंसंट्रेशन की, जिसको हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो अगर हम चाहें तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से H2O2 सॉल्यूशन की मोलरिटी और मोलरिटी से हम H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब भी रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन ग्रुप 6 में आता है, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर मैग्नीट्यूड का, दैट इज +6। और इसकी मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की होगी -2। लेकिन यहां पर कितनी है? -1। अगर एलिमेंट मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट में भी ना हो, मिनिमम में भी ना हो,
तो उस केस में वो कंपाउंड जिसमें उस एलिमेंट की स्टेट जो है वो मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, उसमें वह ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। दैट इज वो ऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम कर सकता है और रिडक्टेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। दैट इज ऐसी कंपाउंड्स में वो एलिमेंट्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। दैट इज एट द सेम टाइम दे कैन ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। तो यहां पर अगर हम बात करें H2O2 की, तो जब इसका रिडक्शन होता है H2O2 का, दैट इज जब H2O2 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए ऑक्सीडेंट काम करता है, तो जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो उस केस में एसिडिक मीडियम में इसका जो रिडक्शन होता है वो इस तरह से होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं। एसिडिक मीडियम में ये प्रोटॉन्स एसिड से आ रहे हैं, उस समय ये H2O बनाता है। और बेसिक मीडियम में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, ये किस तरह से रिड्यूस हो रहा है ये आपको याद रखना चाहिए। कई बार हमसे क्वेश्चंस में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि आफ्टर रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम क्या होगा, या आफ्टर ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम क्या होगा, ये हमसे प्रोडक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि H2O2 अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन भी एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में इस तरह से होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिडिक मीडियम में वो O2 में चेंज होता है, और बेसिक मीडियम में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एज वेल एज बाय गेनिंग 2 हाइड्रोक्साइड फ्रॉम बेस, ये कन्वर्ट होता है O2 एंड 2H2O में। उस समय ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज वहां पर हम H2O2 को रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहेंगे। इन दोनों केसेस में चाहे वो आपका रिडक्शन हो रहा हो चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दोनों केसेस में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट यहां पर रिडक्शन में -1 से -2 हुई है दोनों केसेस में। दैट इज एक ऑक्सीजन में चेंज हुआ 1 का, तो 2 ऑक्सीजन में चेंज होगा 2 का, तो यहां पर एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर 2 हुआ। अगर हम ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन देखें तो यहां पर -1 से ऑक्सीजन स्टेट 0 आई है इसकी ऑक्सीजन की। दैट इज एक ऑक्सीजन में -1 से 0 1 का चेंज, तो 2 ऑक्सीजन में कितना चेंज आएगा 2 का। तो आप ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि H2O2 का वैलेंसी फैक्टर हर हालत में एन फैक्टर है वो इसका 2 रहेगा ऑलवेज। अगर इसका एन फैक्टर ऑलवेज 2 है, आप अभी इसको याद रख सकते हैं, ऑलवेज वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इज 2। तो हम मोलरिटी से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलरिटी x by 11.2, एन फैक्टर इज 2, सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x अपॉन 5.6। कंसंट्रेशन टर्म्स में रिलेशन पढ़ चुके हैं, उन वीडियोस को आप लोग एक बार जरूर देख लें। अगर हम आगे बात करें तो हम इस मोलरिटी या नॉर्मेलिटी से इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास, और इट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। ये हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं, आप भी इसको देख सकते हैं। अब यहां पर इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम एक क्वेश्चन यहां पे लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 8.5% वेट बाय वॉल्यूम परसेंट H2O2 सॉल्यूशन। तो हमने यहां रिलेशन पढ़ा हुआ है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। हमें यहां पे दिया हुआ है 8.5% वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, लेकिन हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में ये स्टडी कर चुके हैं कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट से हम मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइस, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट डिवाइड बाय मोलर मास, ये हमने स्टडी किया था। अब इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 8.5% एंड मोलर मास होता है H2O2 का 34। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं H2O2 दो आइटम का 2 प्लस 32 फॉर 2 ऑक्सीजन, दैट इज 34। 7 ये यहाँ पर इसको 85 बाई 34, इसको मैं 17 से 17 5 जा 35, 72 जा, दैट इज यहाँ पर मैं इसको 2.5 कह सकता हूं। तो ये मोलरिटी भी 2.5 मोल पर लीटर। लेकिन मुझसे पूछा गया है यहां पर वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन मुझे मालूम है, मोलरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। व्हाट इज x हियर? x इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू मोलरिटी इनटू 11.2। सो गाइस, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी मोलरिटी इनटू 11.2, दैट इज 2.5, ये मोलरिटी है, इनटू 11.2। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं,
It is 28 volume. It is the correct representation and the volume strength of the solution is 28 volume. Answer. Yes, question answer. हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ. हमें वापस वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है H2O2 सॉल्यूशन का, जिसको प्रिपेयर किया गया है बाय मिक्सिंग 250 ml ऑफ 3N एंड 750 ml ऑफ 1N H2O2. दोनों सॉल्यूशन H2O2 के हैं. तो हम यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी से वॉल्यूम स्ट्रेंथ. तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन देखें तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. पर वॉल्यूम अगर हम मिलीलीटर में लेंगे तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे. तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट भी हम निकाल सकते हैं. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए हम यहाँ पे N1 B1 प्लस दूसरे सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम जिस फॉर्म में लिया गया है वहीं पर आप लें. ml में है तो यहाँ भी ml में, क्योंकि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन ml. तो हम यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर नॉर्मेलिटी है पहले सॉल्यूशन की वो 3 इंटू द वॉल्यूम इज 2.5 दैट इज 250 ml प्लस नॉर्मेलिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इज 1 इंटू वॉल्यूम इज 750 ml डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इन ml इज 250 प्लस 750. नाउ इट इज 750 that is 1500 divided by 1000 so it is 1.5. ये नॉर्मेलिटी आ गई आपकी. वॉल्यूम स्ट्रेंथ का हम रिलेशन जानते हैं. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ. हमने वहां पर x लिखा था, हम यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिख सकते हैं डिवाइड बाय 5.6. सो अल्टीमेटली गाइस वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू normality into 5.6. Normality is 1.5 into it is 5.6. So it is 8.4. It is the volume strength, or we can write it as the volume strength of solution is 8.4 volume. ये आंसर है आपके सामने. अगर हम इस सेकंड क्वेश्चन में देखें 35 ml H2O2 सॉल्यूशन से हमें 500 ml ऑक्सीजन गैस मिल रही है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताइए. अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो डेफिनेशन हम जानते हैं कि 1 यूनिट सॉल्यूशन से जितना वॉल्यूम एचटीपी पर मिलता है ऑक्सीजन का उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं. तो इसको हम बाय डेफिनेशन करेंगे इस क्वेश्चन को. तो यहां पर 35 ml से हमें सॉल्यूशन से 35 ml सॉल्यूशन जो है इससे हमें मिल रहा है 500 ml ऑफ O2. तो हमें 1 ml सॉल्यूशन से कितना मिलेगा गाइस? तो 1 ml सॉल्यूशन से हमें मिलेगा ऑक्सीजन गैस वो 500 डिवाइड बाय 35. सो वी कैन राइट इट एज 5 से डिवाइड करके इसको 100 बाय 7 भी लिख सकते हैं. इतने मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन. बट ये जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है वो ऑक्सीजन में मिल रहा है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर. ऑक्सीजन का वो वॉल्यूम जो एसटीपी पर मिलता है 1 ml से यूनिट वॉल्यूम से, उस वॉल्यूम को हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं. दैट इज अब हम इस वॉल्यूम को ऑक्सीजन को एसटीपी पर कन्वर्ट करेंगे. तो हम लोग गैस इक्वेशंस पढ़ चुके हैं. जहां पर गैस इक्वेशन में हम लोग जानते हैं कि ये फ्रॉम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. अगर एक कंडीशंस को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. आप ये मान लीजिए कि ये कंडीशंस एसटीपी की हैं. ये वो अदर कंडीशंस हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है या हमने कैलकुलेट की हैं. तो इस तरह से हम यहाँ पर वॉल्यूम एट एचटीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर एट एचटीपी हमें मालूम है 1 एटमॉस्फेयर होता है. प्रेशर इज 1 atm. टेम्परेचर है वो आपका 273 केल्विन होता है. ये एचटीपी कंडीशंस हैं. हमें यहां पर प्रेशर गिवन है 1 atm और हमें यहां पर टेम्परेचर हमें गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम आपका कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में 273 ऐड करके. तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन. टेम्परेचर हमें मालूम है, ये भी मालूम है. और वॉल्यूम हमने अभी अदर कंडीशंस जो मैं क्वेश्चन में दी थी उनके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया है 100/7. तो हमें ये भी मालूम है 100/7 मिलीलीटर.
तो जब ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर वॉल्यूमेट एसटीपी V1 मालूम चल जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू T2V2 by T2 into T1 by P1। T1 इधर आप वैल्यूज पुट कीजिए। 1 atm into volume is 100 by 7, V2 is 100 by 7 into temperature T1 is 273 Kelvin. Temperature T1 at STP is 273 Kelvin. Divided by T2 is 300 Kelvin. That is 27 degree centigrade. लेकिन हम Kelvin पुट करेंगे into P1 pressure at STP is 1 atm. So guys, on calculating आपको यहाँ पर मिलेगा इस 100 से आप इसको 3 टाइम्स आप कर सकते हैं कैंसिल, और इस आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा 91, और 91 7 से कैंसिल हो जाएगा 13 7 है 91, that is 13 milliliter. It is the volume of oxygen ml of O2 at STP. हमें मिला है किससे? फ्रॉम 1 ml से, और वो यूनिट वॉल्यूम से ऑक्सीजन का एसटीपी पर जो वॉल्यूम मिलता है उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है। सो गाइस, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, सो आंसर वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 13 वॉल्यूम। इस तरह से इसको रिफ्रेंड करेंगे। एंड नाउ गाइस, सेकंड है यहां पर डिग्री ऑफ हार्डनेस। ये हम हार्ड वाटर के लिए यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वाटर में हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट्स की वजह से होती है, या यो कहें स्पेशली रीजन कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्युबल आयंस हैं, सिर्फ उनकी वजह से हार्डनेस होती है। और ये डिग्री ऑफ हार्डनेस, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, द रिमूवल ऑफ हार्डनेस, टाइप्स ऑफ हार्डनेस और अल्काइन वाटर, ये सारे टॉपिक्स, सारे टर्म्स हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ चुके होते हैं। तो यहां पर हम सिर्फ इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करने जा रहे हैं। किसी वाटर की हार्डनेस कितनी है ये मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट यहां पे बनाई है जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस आखिर है क्या? ये डिग्री ऑफ हार्डनेस को मेजर किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, और इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है, तो हार्ड वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंट होने के चांसेस तो नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम के अदर आयंस होते हैं, अदर कंपाउंड्स होते हैं जो उसमें सॉल्युबल होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। तो वहां पर हार्डनेस कैल्शियम आयन की वजह से सॉल्युबल सॉल्ट CaCl2 है। लेकिन अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में मेजर करते हैं कितने मिलीग्राम है, लेकिन ppm में हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम का 1 मिलियंथ पार्ट होता है मिलीग्राम। इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कितने मिलीग्राम है 1 किलोग्राम हार्ड वाटर में। हम यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि अगर हार्ड वाटर का वॉल्यूम आपको दिया हुआ 1 लीटर तो आप डायरेक्ट आप उसको 1 किलोग्राम बोल सकते हैं। हम यहाँ पर जनरल स्टडी कर रहे हैं और जनरल स्टडी में हम वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml और 1 किलोग्राम पर लीटर लेकर चलते हैं। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में मेजर करते हैं बट वो सॉल्युबल होता नहीं है, अदर कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, तो अदर सब्सटेंसेस के केस में हम कैल्शियम कार्बोनेट के ही इक्विवेलेंट क्वांटिटी को लेते हैं। और इक्विवेलेंट क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की टू कैल्शियम कार्बोनेट हम कैसे मेजर करते हैं? इक्विवेलेंट क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की टू कैल्शियम कार्बोनेट इज मेजर्ड एज 100 यहाँ पर एक्चुअल में मोलर मास होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी को हमें CaCl3 के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना है, एंड मास ऑफ द सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर पानी में कैल्शियम क्लोराइड मिला हुआ है और 1 मिलीग्राम मिला हुआ है तो हम उसे कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करने के लिए 100 बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस CaCl2 है, इसका मोलर मास होगा कैल्शियम 42, क्लोरीन की 71, दैट इज 111। तो 100 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू अमाउंट मास, कितना मिलीग्राम? 1 मिलीग्राम को चेंज करना है। नाउ 1 मिलीग्राम ऑफ CaCl2 इज इक्विवेलेंट टू 100 बाय 111 मिलीग्राम ऑफ CaCO3।
इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लें, अगर मुझे इक्विवेलेंट क्वांटिटी आपका CaCO3 के हमें कन्वर्ट करनी है 2 मिलीग्राम ऑफ MgCl2 को, तो यहां पर फिर वही कंसेप्ट 100 डिवाइड बाई मोलर मास, 100 डिवाइड बाई मोलर मास MgCl2 होता है 95, 24 मैग्नीशियम प्लस 71 इनटू कितने मास को कि 2 मिलीग्राम को, तो इनटू मास ऑफ द सब्सटेंस। नाउ इट इज इक्वल टू 200/95 मिलीग्राम। हम अब यहां पे बोल सकते हैं कि 2 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू 200/95 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो अब एक बार फिर आप समझे कि 1 किलोग्राम पानी में, 1 किलोग्राम हार्ड वाटर में नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इट्स इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ अदर सब्सटेंस है, तो उनकी इक्विवेलेंट क्वांटिटी को हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम है। दैट नंबर ऑफ मिलीग्राम्स इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन और डिग्री ऑफ हार्डनेस इन पार्ट्स पर मिलियन। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 1 मिलियन इज द 1 मिलीग्राम इज द 1 मिलियंथ पार्ट of 1 kilogram. So ultimately we can say the parts per million. हम यहां पर डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए फॉर्मूला देखें इसकी डेफिनेशन से, तो नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और अगर अदर सब्सटेंस है तो उसकी इक्विवेलेंट क्वांटिटी हम कन्वर्ट करेंगे, वो इक्विवेलेंट क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ वाटर, क्योंकि आउट ऑफ 1 किलोग्राम जो होगा उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। यहां पर कितना है मास ऑफ वाटर, ये हमें जितना भी होगा हम उसको डिवाइड करेंगे। इट इज द मेन फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस। कुछ क्वेश्चंस देते हैं हम यहाँ पर। अब पहला क्वेश्चन है कि 10 लीटर, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ पे 10 लीटर है तो पहले ही स्टेप में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 10 लीटर हमें करेंगे 10 किलोग्राम ऑफ वाटर है। यहाँ पर हम यहाँ पर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर गिवन नहीं है, तो हम यही लेकर चलते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है रिक्वायर्स 5.6 ग्राम लाइम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसके इतने ग्राम हम ऐड कर रहे हैं, हमें जरूरत है 10 लीटर हार्ड वाटर के लिए, किसके लिए, टू रिमूविंग हार्डनेस, इस वाटर की हार्डनेस दूर करने के लिए। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कहता है कि जितने इक्विवेलेंट हार्ड वाटर में होंगे उसे रिमूव करने के लिए हमें अदर सब्सटेंस या रिएक्टेंट के उतनी इक्विवेलेंट चाहिए। दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड लाइम के जो होंगे वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्युबल आयंस होंगे जो हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। So guys, here we can say that number of equivalents यहाँ पर जो होंगे that will be number of equivalents of lime, that is 5.6 gram mass in gram divided by equivalent mass। हम यहाँ पे बोल सकते हैं that is equivalent quantity। लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से लेके चलूं तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा। इक्विवेलेंट क्वांटिटी अदर सब्सटेंसेस के लिए नहीं है, मैं यहाँ पे अदर सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड ही लेके चल रहा हूं जिसको मैंने डिजोल्व किया हुआ है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये कितना होता है, कैल्शियम 40 प्लस ऑक्सीजन 16 दैट इज 56। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 56 इनटू मुझे किस मास को कन्वर्ट करना है, इसका कितना मास है 5.6 ग्राम इंटू 5.6 ग्राम। ये यहां पर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये 0.1 या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, बट क्या 10 ग्राम, बिकॉज मैंने अमाउंट जो लिया है 5.6 वो ग्राम में लिया हुआ है। अब 10 ग्राम है यहां पर, वो कितने में है 10 किलोग्राम ऑफ वाटर में, और मेरी हार्डनेस क्या है पीपीएम के लिए क्या लेते हैं अमाउंट और इक्विवेलेंट अमाउंट इन मिलीग्राम्स। हम किस में लेते हैं अमाउंट और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इन मिलीग्राम्स डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर। सो गाइस डिग्री ऑफ हार्डनेस विल बी इक्वल टू मास इन मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम को हम बोल सकते हैं 10,000 मिलीग्राम्स, तो 10,000 मिलीग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम, it is 10 kilogram divided by 10, so it is equal to 1000, but unit is ppm, it is the hardness answer। अगर हम बात करते हैं एक बार सेकंड क्वेश्चन में, तो 1 लीटर सैंपल लिया हार्ड वाटर का, अगर 1 लीटर कहा है तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं 1 किलोग्राम ऑफ हार्ड वाटर। इसमें है 4.44 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर घुला हुआ है और 1.9 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड मिला हुआ है, और हमसे डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं यहां पर
इक्विवेलेंट क्वांटिटी मेजर करता हूं तो इक्विवेलेंट क्वांटिटी है पहले कैल्शियम क्लोराइड के लिए, तो क्या होगा फॉर्मूला 100 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज 111, कैल्शियम क्लोराइड के लिए होता है मोलर मास, इनटू मास 4.44 मिलीग्राम, मिलीग्राम में आएगा क्योंकि हमने मिलीग्राम लिया हुआ है, प्लस अब हम लेते हैं इक्विवेलेंट क्वांटिटी MgCl2 की, तो इसके लिए भी 100 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ MgCl2 95 इनटू मास जिसको कन्वर्ट करना है 1.9 मिलीग्राम, दोनों मिलीग्राम में, तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ मिलीग्राम हो जाएंगे इक्विवेलेंट क्वांटिटी में। कितना होगा ये आप इसे कर सकते हो 0.04 एंड 100 से करेंगे 4 प्लस it is 0.02 so it is 2, that is 6 milligram, and 6 milligram are present in 1 kilogram of water. So according to definition, number of milligrams in 1 kilogram of water is called degree of hardness in ppm. So degree of hardness will be 6 ppm. एक और हम आगे क्वेश्चन देखें, when 500 ml of hard water, मैंने अब आपसे बार 2 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं हम, एक बार फिर हम देखते हैं 500 ml of hard water को मैं डायरेक्ट बोलेंगे 500 ग्राम, दैट इज 1 ml पर ग्राम और 1 किलोग्राम पर लीटर, हम यहाँ की डेंसिटी लेके चलते हैं, तो इसको मैं आप बोल सकते हैं 0.5 किलोग्राम और 500 ग्राम इज पास्ड थ्रू रेजिन कॉलम। रेजिन कॉलम जो होते हैं हार्डनेस दूर करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसमें 2 रेजिन होते हैं, एक कैटायन एक्सचेंजर, एक एनायन एक्सचेंजर। ये आप लोग एस ब्लॉक में एक बार आपकी वीडियोस देख करके फिर देखें एक बार, इसकी जो क्वालिटेटिव स्टडी है उसे, लेकिन हम यहाँ क्वांटिटेटिवली बात करते हैं। तो जो कैटायनिक रेजिन होता है वो एक्चुअल में रेजिन जो होता है वो H हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, जैसे मैं यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन 2 लेके चले, इट इज नॉट हाइड्रोजन गैस, दिस इज द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ रेजिन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। जब हम इसे हार्ड वाटर पास करते हैं तो हार्ड वाटर से कैल्शियम आयंस को, ये हार्ड वाटर है इसमें से आया है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं कैटायंस को, और उसके बदले में ये सारे कैटायंस जो है कैल्शियम लाइक कैटायंस, दीज गेट एब्जॉर्ब्ड और joined with resin, solid resin, and in place of calcium ion वहां पे प्रोटॉन्स वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, दैट इज मीडियम एसिडिक हो जाता है। और वही एक क्वेश्चन में कह रहा है कि which removes calcium ions, कैल्शियम आयन रिमूव हो जाते हैं हार्ड वाटर से, कहां पहुंच जाते हैं रेजिन पर, और उसके बदले में क्या जाते हैं प्रोटॉन्स। अब ये कह रहा है कि वाटर और टेन जो वाटर में मिला है जिसमें प्रोटॉन्स है, दैट इज वाटर एसिडिक हो गया है, नीडेड 65.4 ml ऑफ 0.3 NaOH। ये जो H प्लस जो एसिड के जो वाटर के अंदर है उनमें NaOH हमारा कितना यूज हो रहा है, दिस NaOH यूज्ड इज 65.4 ml और इसकी नॉर्मेलिटी है ऑफ 0.3 N। ये अमाउंट हमें NaOH का यूज होता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो वाटर में जो H प्लस हाइड्रोजन को न्यूट्रल किसने किया है, NaOH ने। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ दीज प्रोटॉन्स H ions, and number of equivalents of H ions are obtained by the displacement of by calcium ions. So number of equivalents of calcium ions in water molecule. So this equivalent will be to this, and this number of equivalents will be equal to number of equivalents of calcium ions. So we can say that the number of equivalents of calcium ion will be equal to number of equivalents of NaOH. Number of equivalents of NaOH. लेकिन अगर मेरे पास हम चाहे वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम आयन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH. So now number of milli equivalents of calcium ion, number of milli equivalents of NaOH, and the number of milli equivalent of NaOH is normality into volume in milliliter, and normality is 0.3 into volume is 65.4 ml. These are the number of milli equivalents of calcium ion. अगर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स मालूम है तो मैं नंबर ऑफ मिलीग्राम फाइंड कर सकता हूं। वो कैसे, वी नो दैट मास हम जानते हैं, अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स
इंटू इक्विवेलेंट मास, और अगर मुझे मास मिलीग्राम में निकालना है तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स इंटू इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स है 0.3 इंटू 65.4 इंटू इक्विवेलेंट मास किसका, कैल्शियम आयन का। हम लोग जानते हैं कैल्शियम का मास 40 एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंस इफेक्ट, इस पे 2 प्लस चार्ज है तो 2 होगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास होगा 20, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम इज 20, सो इंटू 20, ये मिलीग्राम्स, एंड दिस नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम आयन ये किसने प्रेजेंट है इन 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम में ये हमारे सामने दिया हुआ है। एंड वी नो दैट द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और अदर सब्सटेंसेस will be present in, should be present in 1 kilogram. So number of milligrams in 1 kilogram of water, 1 किलोग्राम वाटर में ऑफ कैल्शियम आयन कितने होंगे, आधा लीटर में इतना है तो 1 किलोग्राम कितना होगा इंटू 2 कर दीजिए, तो 0.3 इंटू 65.4 इंटू 20 इंटू 2, एंड इट इज इक्वल टू 784.8 milligrams in 1 kilogram, that is hardness, so ppm it is the hardness, or it is called hardness of water, degree of hardness.